वेलकम ऋषभ वाइस एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर है वायुमंडल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के संगठन यानी कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हम पढ़ते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, या इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आज इन सभी के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे और पूरा जो वायुमंडल का कंसेप्ट है इसे समझ जाएंगे, जिससे आपकी क्लाइमेटोलॉजी की नींव यानी जलवायु विज्ञान की नींव रख जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है, यानी वायुमंडल जो है आपका पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें उसे घेरे हुए है, जो एक आवरण है गैसों का, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। और ये पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति, अन्य मंडल कौन से, जैसे जल मंडल है, स्थल मंडल है, उन्हीं की भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो कैसे महत्वपूर्ण है, तो हम वायुमंडल की इंपॉर्टेंस कुछ इन तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये हम ऑक्सीजन लेते हैं पेड़ों के बढ़ने के लिए, ठीक है, और ये जो आसमान का रंग दिखता है, ये बादल, ये वर्षा, ये सभी जो है हमारे वायुमंडल के अंदर ही होती हैं घटनाएं। फिर और जो आपका जो हमारा ये पृथ्वी पर एक रहने लायक जो टेम्परेचर बना हुआ है, एक तापमान बना हुआ है औसत, उसके पीछे भी वायुमंडल ही है, क्योंकि जो सूर्य से लघु तरंगें आती हैं वो तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, लेकिन जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो उसमें से जो विकिरण निकलती है ना, रेडिएशन निकलती है, वो उन्हें हम कहते हैं दीर्घ तरंगे, ठीक है, या पार्थिव विकिरण भी उसे हम कहते हैं, या आपने शब्द सुना होगा। तो वो उस वायुमंडल को पार नहीं कर पाती, जिससे हमारा एक टेम्परेचर थोड़ा गर्म सा रहता है ना, नॉर्मल हमारे रहने लायक होता है। तो ये वायुमंडल और किसी ग्रह पर नहीं पाया जाता, और यही कारण है कि वहाँ जीवन भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो सूर्य की लघु तरंगें होती हैं उन्हें तो प्रवेश करवा देता है वायुमंडल पृथ्वी की तरफ, लेकिन जो पृथ्वी की दीर्घ तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी गर्म होने के बाद उससे निकलती हैं, वो उसके लिए अवरोधक का कार्य करता है, यानी कि वो उससे बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक औसत टेम्परेचर मेंटेन रखता है पृथ्वी का, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो कि आप आगे जब हीट बजट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इसे और अच्छी तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, तो बना रहता है, और फिर यही तापमान जो होता है वो पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। ठीक है, तो वायुमंडल का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, जो ये पृथ्वी पर आने वाली लघु तरंगें हैं सूर्य की, उन्हें आने देना, और जो पृथ्वी की दीर्घ तरंगें हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के गर्म होने के बाद जो पैदा होती हैं, उनके लिए अवरोधक का कार्य करना, बैरियर का कार्य करना, ताकि वो बाहर ना जा पाए, और पृथ्वी का एक टेम्परेचर इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है ना, वो यही होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं वायुमंडल के संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि वायुमंडल में क्या क्या है, असल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों से ये संगठित हुआ है। तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें गैसें हैं, जलवाष्प है और धूल कण है, इनका ये मिश्रण है। तो वायुमंडल में ऊंचाई के साथ गैसों की मात्रा में कमी आती है। ये जो आपका ऑक्सीजन है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाता है, मतलब ना के बराबर होता है। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प की स्थिति है, ये मात्र 90 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अब हम जानते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये जो टोटल वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज है उसका 78.8% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, और नाइट्रोजन के पश्चात जो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 20.95 20.95%। फिर है इसके बाद जो अगली गैस है, फिर आपकी माइनर बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन जैसे ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इसकी कितनी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। नियॉन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन आदि का स्थान भी इसमें है। इसके अलावा जलवाष्प, धूलकण तथा अन्य अशुद्धियां भी इसमें असमान मात्रा में मौजूद रहती हैं। और संसार की जो ये मौसमी दशाएं हैं, वेदर कंडीशन है, उनके लिए जलवाष्प, धूल के कण व ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम ये जो कुछ गैसें हैं इनका विवरण जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है,
मतलब इसका जो डायरेक्ट तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये पेड़ों की वृद्धि के लिए, ठीक है, और पेड़ों में जो ये आपका प्रोटीन ये सब बनता है, वो उसका जो एक कारण है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का तो हम सब जानते ही हैं, हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, हमें हर सेकंड हर मिनट में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और फिर ऑर्गन गैस जो है यह एक अक्रिय गैस है, जिसकी मात्रा कितनी है 0.9%, 93%। इसके अलावा वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनन जैसी अक्रिय गैसें भी अल्प मात्रा में मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा है वायुमंडल में 0.03%, यह एक भारी गैस है, ठीक है, और सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। यानी जो सौर विकिरण है, जो सूर्य से आने वाली तरंगें हैं, उसके लिए तो पारदर्शी होती है, वो इसमें से प्रवेश कर जाती है। लेकिन जो पार्थिव विकिरण है, जो सूर्य की किरणें प्रवेश करके पृथ्वी को गर्म करती है और जो उससे फिर रेडिएशन निकलती है पृथ्वी गर्म होने पर, उनके लिए अपारगम्य है, यानी कि वो इसको पार नहीं कर पाती, और इस प्रकार ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पैदा करता है और इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में वृद्धि होती है। तो अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो उसी के कारण ये जो आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब आपकी जो ये कंसेप्ट उभर कर आ रहे हैं, उसका कारण कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ रही है कार्बन। तो ये सब जो कारण है, जब तक ये 0.03% था तब तक तो ठीक था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका एक तरीके से, मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो एक कंबल की तरह है। जैसे जब आप सर्दी में कंबल ओढ़ के सोते हो तो जो आपकी हीट है वो अंदर ही रहती है ना, कंबल के बाहर नहीं जा पाती ना, वो हीट आपकी अंदर ही रहती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस कंबल की तरह है। अब सपोज करो गर्मी का टाइम है और आपके पास आपके ऊपर एक कंबल डाल दिया जाए, उसके ऊपर 2 कंबल डाल दिया जाए, फिर 3 कंबल डाल दिया जाए, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा आपको हीट होने लगेगी और आपका जी घबराने लगेगा। उसी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कोयले के इस्तेमाल से और ये आपका जीवाश्म ईंधन इनके इस्तेमाल से, फैक्ट्रियों के धुएं से, इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, ठीक है। और उसके बढ़ने से फिर ये जो आपका ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशन पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो अब आई होप आप, ये एक इन्वायरमेंट का इशू था जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है। ओजोन, यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, परंतु ये वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक छन्नी की भांति कार्य करता है और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, यानी कि आपका अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है, उनके विकिरण को अवशोषित कर लेता है। यदि ये किरणें सतह तक पहुंच जाती हैं तो तापमान में तीव्र वृद्धि होगी और जो आपका चरम कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। और ये जो गैस है आपकी ओजोन, ये कहाँ पाई जाती है, ये समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है ना, उसके निचले भाग में पाई जाती है ओजोन, ठीक है। तो ये तो था हमारा वायुमंडल के संगठन की बात कर रहे थे, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। अब हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों में बांटकर हम देख सकते हैं। कौन कौन से? पहला क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, दूसरा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर, चौथा आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर और पांचवा बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर। अब हम इन सब एक एक संस्तर की जो परत है, इनकी विशेषताएं जानते हैं, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। ध्रुवों पे यह 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये जो संस्तर है आपका क्षोभ मंडल, और इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। यानी हम कह सकते हैं कि हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो इसे ही सामान्य ताप पतंदर या नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, खासियत, और ये अक्सर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ क्षोभ मंडल में हर 1 किलोमीटर पर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है, और इसे ही हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप पतंदर कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में होने वाली समस्त गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवनों को जेट पवन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका ये बादल बनना, बारिश होना, तूफान, आंधी, चक्रवात, ये सब क्षोभ मंडल की ही घटनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ऊंचाई बढ़ने पर समताप मंडल। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, और जो ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है।
जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देता है। यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है और इसीलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, ये जो आपका ये एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, ये मुख्यतः समताप मंडल में उड़ाना पसंद करते हैं पायलट, क्योंकि वहाँ मौसमी हलचल नहीं होती, वेदर एकदम साफ होता है हर दशा में, और तो इसलिए वो इसमें ज़्यादा उड़ाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आने लगती है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है और इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। तो आयन मंडल की जो सबसे मुख्य विशेषता है, इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। ठीक है, और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इसमें वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। मुख्यतः जो रेडियो की तकनीक विद्यमान है वो इस परत की वजह से ही है, आयन मंडल की। ये रेडियो तरंगें जाती हैं ऊपर और वहाँ आयन मंडल में टकराकर वापस हम तक पहुँचती हैं। ठीक है, तो ये जो आयन मंडल है, जो रेडियो का पूरा संचालन है, इसी परत की वजह से है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं इसी परत से। आयन मंडल भी कई परतों में बटा हुआ है, ये निम्न है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, जी लेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर के मध्य है और क्रम से इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग परतें होती हैं और इस मंडल में 1000 किलोमीटर के बाद ऊंचाई के बाद यह क्रम से अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा लेक्चर था वायुमंडल, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हमने पढ़ा वायुमंडल क्या होता है, ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संगठन, जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी जाना और उसका जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसके बारे में भी समझा, और हमने जाना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की संरचना। ठीक है, जिसमें हमने पांचों परत के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।